हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां पर सबसे पहले बताएंगे भारत सीमा से सटे नए गांव में ड्रैगन की फिर नई चाल। तिब्बत पर कब्जे की मनाई 65वीं वर्षगांठ। जी हां, तो वहीं पाकिस्तानी चालक दल ने लगाए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे। इंडियन नेवी का किया शुक्रिया अदा। आखिर भारत की जय जयकार क्यों कर रहे हैं पाकिस्तानी मछुआरे, बताएंगे। साथ ही मोदी कोई साधारण व्यक्ति नहीं। जी हां, द इकोनॉमिस्ट में क्यों की गई पीएम मोदी जी की तारीफ, तीसरी बार जीत की संभावना भी जताई, बताएंगे आखिर क्या छपा है द इकोनॉमिस्ट में। साथ ही एलपीजी सिलेंडर को लेकर भी बहुत बड़ी खबर, 300 रुपए की छूट, करोड़ों लोगों को इसका बड़ा फायदा, बताएंगे कैसे, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो को अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारतीय सेना भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते और मानते कि मेरा भारत महान है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करने पहली बड़ी खबर की, जहां बाज आता दिखाई नहीं दे रहा चाइना। अब भारत सीमा से सटे नए गांव में ड्रैगन की नई चाल। तिब्बत पर कब्जे की मनाई 65वीं वर्षगांठ। जी हां, चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारत की सीमा पर बसाए गए नए गांव में तिब्बत पर कब्जे की 65वीं वर्षगांठ का जश्न चीन ने मनाया है। गौरतलब है कि चीन भारत से सटी सीमाओं पर कई गांवों का निर्माण कर रहा है, जिसकी आड़ में चीन सैनिकों को क्षेत्र में बड़ी संख्या में तैनात किया जा रहा है। चीन ने तिब्बत को जिजैम नाम दिया है। चीनी सैनिकों ने 1951 में तिब्बत पर कब्जा किया था। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पिछले गुरुवार को लोकतांत्रिक सुधार की 65वीं वर्षगांठ मनाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे क्षेत्र में कई भव्य समारोह और स्मारक गतिविधियां आयोजित की गई हैं। इस दौरान भारत और भूटान की सीमा पर बने नए सीमावर्ती गांवों का भी जिक्र किया गया है। पिछले महीने हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय लोगों और सैनिकों को समायोजित करने के लिए नई इमारतों वाले 3 गांवों का निर्माण भूटान के साथ विवादित सीमा पर किया गया था। पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि गांव बेहतर रहने की स्थिति प्रदान करने के लिए चीन की राज्य के नेतृत्व वाली गरीबी उन्मूलन योजना का हिस्सा थे, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गढ़ के रूप में भी दोगुने हो गए। गौरतलब है कि चीन ने अब तक सीमा क्षेत्र में लगभग 624 गांव बनाए हैं। अब ऐसे में जिस प्रकार से भारत सीमा से सटे इन नए गांव में ड्रैगन नई चालें चल रहा है और तिब्बत पर कब्जे की 65वीं वर्षगांठ मना रहा है, ये कहीं ना कहीं भारत को संकेत दे रहा है कि वो सुधरने वाला नहीं है, चीन सुधरने वाला नहीं है। ऐसे में भारत को अब अपने तरीके से चीन को जवाब देना पड़ेगा। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तानी चालक दल ने लगाए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे। इंडियन नेवी का किया शुक्रिया अदा। जी हाँ, अरब सागर में 29 मार्च को एक समुद्री ऑपरेशन के बाद भारतीय नौसेना द्वारा सोमाली समुद्री डकैतों से 23 पाकिस्तानियों को बचाया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय नौसेना का आभार जताते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। गौरतलब है कि समुद्री लुटेरों ने ईरानी झंडे वाले मछली पकड़ने वाला जहाज का अपहरण कर लिया था। बता दें, ये मछुआरे एक ईरानी जहाज अल कंबर पर काम कर रहे थे, जिसका सोमालियाई समुद्री लुटेरों ने अपहरण कर लिया था। इसके बाद भारतीय नौसेना बंधक बनाए गए ईरानी पोतर चालक दल के सदस्य के रूप में कार्यरत 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों के खिलाफ 12 घंटे से अधिक चले अभियान के बाद छुड़वा लिया। इस अभियान में भारतीय नौसेना के आईएनएस सुमेधा और गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस त्रिशूल युद्धपोत शामिल थे। अपनी जान बचाने पर पाकिस्तानी मछुआरे इतने खुश हो गए कि वे इंडिया जिंदाबाद और इंडियन नेवी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में देखा जा सकता है कि उन्होंने पाकिस्तानियों ने क्लियर कहा कि इंडियन नेवी ने मुझे आजाद करा दिया, सोमालिया को निकाल दिया, अभी मैं आजाद हूँ, इंडियन नेवी का शुक्रिया। इसके बाद वो शख्स नारे लगाता है इंडिया जिंदाबाद। इस पर उसके बाकी साथी भी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। बहरहाल लगातार भारतीय नौसेना अपना परचम समुद्र में, महासागर में लहराती नजर आ रही है। जी हाँ, साथ ही साथ इस पर आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। साथ ही आपको बता दें, जिन समुद्री लुटेरों से भारतीय नौसेना ने ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानियों को बचाया है, उन लुटेरों को भारत लेकर आया जा रहा है। दरअसल आखिर क्यों, बता दें, भारतीय नौसेना ने शनिवार को कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले 9 समुद्री लुटेरों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए भारत लाया जा रहा है। समुद्री लुटेरों के खिलाफ समुद्री लूट रोधी अधिनियम 2022 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, मोदी कोई साधारण व्यक्ति नहीं। जी हां, द इकोनॉमिस्ट ने क्यों की मोदी जी की तारीफ, तीसरी बार जीत की भी जताई संभावना। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन द इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि आमतौर पर संभ्रांत लोग विश्व स्तर पर लोकप्रिय नेताओं को नापसंद करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मामले में ऐसा नहीं है और उनके लिए शिक्षित मतदाताओं के बीच समर्थन बढ़ता दिख रहा है। भारत के कुलीन लोग नरेंद्र मोदी का समर्थन क्यों करते हैं, शीर्षक वाले एक लेख में प्रकाशन ने कहा कि 3 कारक वर्ग, राजनीति, अर्थव्यवस्था और मजबूत व्यक्ति के शासन के लिए अविभाज्य वर्ग की प्रशंसा ये समझाने में मदद करते हैं कि ऐसा क्यों है। इसे मोदी विरोधाभास करार देते हुए द इकोनॉमिस्ट ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को अक्सर डोनाल्ड ट्रंप जैसे दक्षिणपंथी लोकप्रिय लोगों के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन मोदी कोई साधारण मजबूत व्यक्ति नहीं है जिनके तीसरी बार जीतने की उम्मीद है। इसमें उल्लेख किया गया कि ज्यादातर
जगहों पर ट्रंप जैसे संस्थान विरोधी लोकप्रिय लोगों के लिए समर्थन और ब्रेक्जिट जैसी नीतियों का विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ विपरीत संबंध होता है। भारत में नहीं इसे मोदी विरोधाभास कहें, इससे ये समझाने में मदद मिलती है कि वो आज किसी प्रमुख लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय नेता क्यों है। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों अंतरराष्ट्रीय अखबार भी ये मान चुके हैं कि मोदी जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं। बहरहाल आप भी मोदी जी को लेकर क्या राय है बताइएगा जरूर, और आपके हिसाब से 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन होगा अगला प्रधानमंत्री, लिखकर जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। नेक्स्ट खबर बता दें, अमेरिका और जर्मनी को सुनाया तो पाकिस्तानी एक्सपर्ट हुए मोदी सरकार के फैन, बोले बिल्कुल सही किया। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो या फिर नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने की बात हो, अमेरिका ने पिछले कुछ दिनों से भारत को ज्ञान देने की बहुत कोशिश की, लेकिन भारत ने अमेरिका को साफ साफ बता दिया है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, इंटरनल मैटर है, और किसी दूसरे देश को हमारे अंदरूनी मामले में ना तो दखल देने का अधिकार है और ना ही हमें लेक्चर देने की आवश्यकता है। भारत ने अमेरिका का बयान आने के तुरंत बाद भारत में अमेरिकी मिशन की उप प्रमुख ग्लोरिया बर्बेना को समन देकर सख्त आपत्ति दर्ज कराई। इसके पहले भारत के जर्मनी को भी दो टूक सुना दी थी। भारत ने जिस तरह से अमेरिका को सुनाया है उसने पाकिस्तान को भी हैरान कर दिया है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट भारत के इस कदम को मोदी सरकार की मजबूत नीति का नतीजा बता रहे हैं। पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू में भारत के इसी रुख को लेकर पाकिस्तान के एक्सपर्ट साजिद तरार से बात की और पूछा कि भारत ये कैसे कर पा रहा है। इस पर साजिद तरार ने कहा कि भारत ने जिस तरह से जवाब दिया है वो देखने वाला है। भारत ने गजब की हिम्मत दिखाई है। भारत ने जब CAA पर अमेरिका को सुनाया तो अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर बैकफुट पर नजर आ रहे थे। साजिद तरार ने कहा कि भारत ने ग्लोरिया बर्बेना को बुलाकर करीब आधे घंटे तक उनसे बात की। तरार ने बताया कि भारत ने अमेरिका को समझा दिया है कि वो पहले अपने मामले देखें, जहां पूरा इस्टेब्लिशमेंट डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव लड़ने से रोकने में लगा हुआ है। किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 90 से ज्यादा केसेज लाद दिए गए हैं और उस पर भी नाकाम हुए तो आर्थिक रूप से तोड़ने के लिए जुर्माना ठोक दिया गया। साजिद तरार ने जर्मनी के भारत की न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाने को बेबुनियाद बताया और कहा कि भारत ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तरार ने कहा कि यह अमेरिका की आदत है कि सभी को लेक्चर देता है कि वो ही लोकतंत्र का प्रहरी है। अमेरिका दिखाता है कि उसने ही पूरी दुनिया में लोकतंत्र का ठेका लिया हुआ है, जबकि सच्चाई इसके एकदम उलट है। भारत ने अमेरिका को एकदम सही सुनाया है। बहरहाल साजिद तरार ने भारत की जमकर तारीफ की और ये क्लियर कहा है कि भारत ही वो देश है जिसके पास इतनी हिम्मत है कि वो अमेरिका जैसे देश को भी कड़ाके की जवाब दे सकता है। बहरहाल इसका सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। नेक्स्ट खबर बता दें, आखिर रशिया छोड़कर क्यों भाग रहे हैं ताजिकिस्तानी, इसका मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल हमले से क्या है संबंध। दरअसल रशिया में रहने वाले ताजिकिस्तानी प्रवासियों में डर का माहौल है। हजारों की संख्या में ताजिकिस्तानी नागरिक रोजाना रूस छोड़ रहे हैं। इसका कारण हॉल में ही मॉस्को के पास कॉन्सर्ट हॉल पर इस्लामिक स्टेट का हमला है। इस हमले को लेकर रशिया ने जिन 4 संदिग्धों को पकड़ा है वे सभी ताजिकिस्तानी मूल के हैं। ये सभी ताजिकिस्तान से रशिया काम के सिलसिले में आए थे। इस दौरान वे ISIS के संपर्क में आ गए और पैसों के लिए हमले को अंजाम दिया। रशिया में 2 दशकों में सबसे भीषण हमले में एक सप्ताह पहले बंदूकधारियों ने कॉन्सर्ट में आए लोगों पर स्वचालित हथियारों से गोलीबारी की थी, जिसमें कम से कम 144 लोग मारे गए थे। और यही सबसे बड़ी वजह है कि ताजिकिस्तान के लोगों में डर का माहौल है। उनको लग रहा है कि रशिया उन पर कड़ा एक्शन ना कर दे, इसीलिए एक ताजिकिस्तानी रशिया को छोड़ रहे हैं। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, लोकसभा चुनाव के दौरान LOC पर घुसपैठ की कोशिश बढ़ सकती है। BSF के बड़े अफसर का सबसे बड़ा अलर्ट। जी हां, देश में इस समय हर तरफ चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। राजनीतिक दल जोर शोर से प्रचार में जुट गए हैं। इस बीच सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के एक बड़े अधिकारी का अलर्ट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू और कश्मीर में जैसे जैसे बर्फ पिघलती है और आम चुनाव जैसे बड़े कार्यक्रमों का ऐलान होता है, वैसे वैसे नियंत्रण रेखा यानी LOC पार से घुसपैठ की कोशिशें बढ़ जाती है। हालांकि अफसर ने यह भी कहा कि सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क है और किसी भी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने में सक्षम है। सीमा सुरक्षा बल के कश्मीर सीमा के इंस्पेक्टर जनरल यानी IG अशोक यादव ने कहा कि हमारा BSF जम्मू और कश्मीर की नियंत्रण रेखा यानी LOC पर सेना के साथ तैनात है। चुनाव बहुत महत्वपूर्ण समय होता है और हम सीमा पार से किसी भी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगली खबर बता दें, आज तक मीडिया से बोले यूक्रेन के विदेश मंत्री, कहा हम अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। PM मोदी संग जल्द मुलाकात करेंगे जेलेंस्की। जी हां, यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने आज तक से खास बातचीत की। उन्होंने यूक्रेन और रशिया से जुड़े कई मसलों पर खुलकर अपनी राय जाहिर की। दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि जब यूक्रेन जंग जीतेगा तो दुनिया भर में और अधिक शांति होगी। सैद्धांतिक तौर पर ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन अगर सैद्धांतिक तौर पर रशिया जीतता है तो संघर्ष और सीमाओं का उल्लंघन और ज्यादा होगा। विदेश मंत्री ने कहा कि हम राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और प्रधानमंत्री मोदी के बीच एक बैठक आयोजित करने वाले हैं। हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं ने कई बार फोन पर बातचीत भी की है। जी हां, नेक्स्ट खबर बता दें, अमेरिका के इस राज्य पर नहीं है नाटो की सुरक्षा। रशिया और चीन ने हमला किया तो क्या होगा बता दें। स्वीडन
मार्च महीने की शुरुआत में नाटो का सबसे नया सदस्य बना। इसके साथ ही इस सुरक्षा गठबंधन में शामिल देशों की कुल संख्या 32 तक पहुंच गई है। नाटो का नेतृत्व अघोषित रूप से अमेरिका करता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि अमेरिका का एक राज्य ऐसा भी है जिसे नाटो की सुरक्षा प्राप्त नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर अमेरिका के इस राज्य पर कोई दुश्मन हमला करता है तो नाटो के अनुच्छेद 5 के तहत इसे बाकी सदस्य देशों पर हमला नहीं माना जाएगा। इस राज्य का नाम है हवाई। हवाई अपनी भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक कारणों से तकनीकी रूप से नाटो की सुरक्षा से बाहर है। हवाई प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है जिस पर अमेरिका का कब्जा है। अगली खबर बता दें, श्रीलंकाई पीएम गुणवर्धने का चीन दौरा हुआ खत्म, कर्ज का बोझ कम करने का जिनपिंग ने किया वादा। जी हां, नकदी के संकट से जूझ रहे श्रीलंका की आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए श्रीलंकाई प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने चीन यात्रा पर थे जो कल पूरी हो गई। इस दौरान श्रीलंका ने शनिवार को एक संयुक्त बयान में कहा कि चीन श्रीलंका की वित्तीय कठिनाइयों को कम करने और ऋण स्थिरता हासिल करने के अपने प्रयास में सकारात्मक भूमिका निभाएगा, जबकि श्रीलंका बीआरआई सहयोग परियोजना के निर्माण में तेजी लाएगा। श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने ने चीन की अपनी आधिकारिक सप्ताह भर की यात्रा पूरी कर ली। अगली खबर बता दें, जहां मुख्तार अंसारी की मौत पर क्यों पाकिस्तान के पेट में हुआ दर्द, सीएम योगी पर भड़ास निकाल रहा पाकिस्तानी मीडिया। जी हां, माफिया से नेता बने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने जहर उगलना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया ने माफिया मुख्तार अंसारी के मौत के पीछे योगी आदित्यनाथ की सरकार को दोषी ठहराया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन में छपी एक रिपोर्ट में मुख्तार अंसारी की मौत के पीछे किसी साजिश को प्रमुखता दी गई है। डॉन ने लिखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारत की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य के एक ऐसे मुखिया हैं जो पुलिसिया तंत्र में विश्वास रखते हैं। डॉन ने लिखा कि मार्च 2017 में जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार उनके नेतृत्व में सत्ता में आई है, तब से पुलिस ने कथित गोलीबारी की घटनाओं में 190 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दिया। इस तरह की कार्रवाई को यूपी में मुठभेड़ कहा जाता है। अखबार ने अंसारी की मौत को संदिग्ध बताते हुए कहा कि एक साल पहले यूपी में एक और बड़े मुस्लिम नेता अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश में सरेआम लाइव टीवी के दौरान गोली मार दी गई थी, तब भी उत्तर प्रदेश की सरकार पर सवाल उठाए गए थे। बहरहाल मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हुई है और मेन पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी निकालना बाकी है, लेकिन किसी भी प्रकार से अब तक किसी बाहरी तरीके से अंसारी की मौत की खबर नहीं है। इसके बावजूद भी पाकिस्तानी मीडिया के पेट में दर्द क्यों हो रहा है जो योगी जी पर भड़ास निकाल रहा है? बहरहाल आप क्या जवाब देना चाहेंगे पाकिस्तानी मीडिया को, जिसे पाकिस्तान की समस्याओं से ज्यादा भारत की समस्या नजर आ रही है? अगली खबर बता दें, 9 मई की हिंसा के मामले में इमरान खान के 51 समर्थकों को 5 साल की सजा, 10,000 का जुर्माना भी लगाया गया। जी हां, बीते साल 9 मई को हुई हिंसा के मामले में आतंकवाद निरोधी अदालत यानी एटीसी ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने में शामिल होने के लिए 2 मामलों में पाकिस्तान की एटीसी अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के 51 समर्थकों को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 9 मई को हुए दंगों के संबंध में पीटीआई नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के खिलाफ दर्ज मामलों में ये पहली सजा है। एटीसी जज नताशा नसीम ने हिंसा के मामले में सजा का ऐलान किया। उन्होंने जेल के बाहर कड़ी सुरक्षा के बीच सेंट्रल जेल गुजरांवाला में कार्यवाही की और फैसला सुनाया। दोषियों में पीटीआई विधायक कलीमुल्लाह खान भी शामिल है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, गाजा में इजरायली सेना ने की एयर स्ट्राइक, खुफिया सुरंग तबाह, हमास का अहम ठिकाना नेस्त नाबूद। जी हां, इजरायली सेना ने हमास के बड़े ठिकाने को नेस्त नाबूद करने का दावा किया है। आईडीएफ ने इसकी लाइव तस्वीरें भी जारी की हैं। इजरायली सेना द्वारा जारी इन तस्वीरों में एक इमारत को जबरदस्त हवाई हमले में तबाह होते हुए देखा जा सकता है। इजरायली वायु सेना ने इन हमलों के साथ ही दावा किया कि विध्वंसक हवाई हमले में हमास के आतंकी सुरंग को निशाना बनाया गया है जो इस इमारत के नीचे से गुजरती थी। इजरायली सेना ने यह भी दावा किया है कि यह सुरंग हमास के बड़े आतंकियों का सुरक्षित ठिकाना था। हालांकि इजराइल की तरफ से यह नहीं साफ हो पाया है कि इस हमले में कितने लोग हताहत हुए हैं। साथ ही साथ अमेरिका में अपाचे हेलीकॉप्टर की सुरक्षा पर क्यों उठ रहे हैं सवाल, क्या ये भारत के लिए बड़ी चिंता की बात? बता दें, अमेरिका को पिछले 2 महीने में अपने 4 अपाचे हेलीकॉप्टरों को खोना पड़ा है। ये चारों हेलीकॉप्टर अलग अलग जगह पर क्रैश हुए हैं। इससे अमेरिकी सेना को अपने अपाचे हेलीकॉप्टरों के बेड़े की सुरक्षा को लेकर चिंता सताने लगी है। आखिरी दुर्घटना 27 मार्च की शाम को कोलोराडो के फोर्ट कार्सन के पास हुई। इस दौरान अमेरिकी सेना के 4थे इन्फेंट्री डिवीजन के 4थे कॉम्बैट एविएशन ब्रिगेड का एक AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर एक नियमित प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सेना के अधिकारियों के अनुसार विमान में सवार 2 पायलटों को मामूली चोटें आई और उन्हें तुरंत बेस अस्पताल लेकर जाया गया। सौभाग्य से चिकित्सा सहायता प्राप्त करने के बाद में उन्हें उसी रात कर दिया गया। जी हाँ, अगली खबर बता दें, फिर धमाकों से दहला पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत, एक व्यक्ति की मौत और 14 हुए घायल। जी हाँ, पाकिस्तान का अशांत बलूचिस्तान प्रांत एक बार फिर भीषण बम धमाकों से थर्रा उठा। बलूचिस्तान प्रांत में हुए एक जोरदार बम धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 14 अन्य घायल हो गए। ब्लास्ट के बाद लोगों में चीख पुकार और भगदड़ मच गई, कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। पाकिस्तान के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मारी पेट्रोलियम कंपनी की टीम हरनाई जिले
में इलाके में गैस की खोज करने के लिए सर्वेक्षण कर रही थी, तभी सर्ववर्धित विस्फोटक उपकरण में धमाका हुआ। अगली खबर बता दें, बलूचिस्तान से 2048 तक मिटा दिया जाएगा बलूचों का नामो निशान। जिनपिंग ने पाकिस्तान के साथ बनाया खौफनाक प्लान। बता दें, पाकिस्तान कहता है कि चीन के साथ उसकी दोस्ती समुद्र से ज्यादा गहरी है, पर्वत से ज्यादा ऊंची, और शायद अपनी इसी दोस्ती की खातिर पाकिस्तान ने चीन को बलूचिस्तान की मूल आबादी का विनाश करने का लाइसेंस दे दिया है। लेकिन बलूचों का हिम्मत ये पाकिस्तानी तोड़ नहीं पाए हैं और बलूचिस्तान में लगातार चीनियों पर हमले शुरू हो गए हैं। इसके अलावा बलूचों ने चीनी और पाकिस्तानी संपत्तियों पर भी हमले शुरू कर दिए और इसी कड़ी में पाकिस्तान के PNS सिद्दीकी नौसैनिक अड्डे पर पिछले हफ्ते हमला किया गया था, जिसके बाद अब पाकिस्तानी सेना ने क्षेत्र में बलूच विद्रोह को कम करने के लिए इन चीनी लड़ाकू ड्रोनों को तैनात किया है। जी हाँ, अगली खबर बता दें, जहां पर अंतरिक्ष में भारत जो कर रहा है वो हैरान करने वाला। जी हाँ, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इसरो की जमकर तारीफ। जी हाँ, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA के महानिदेशक जोसेफ एश बेकर ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की जमकर तारीफ की। उन्होंने हाल ही में सफल प्रक्षेपणों के लिए इसरो को सराहा। अवेशकर ने कहा कि अंतरिक्ष और विशेष रूप से चंद्रमा पर भारत को मिली उपलब्धियां हैरान करने वाली हैं। बता दें कि पेरिस में ESA की 323वीं परिषद की बैठक हुई थी। इसकी मेजबानी करने के बाद एश बेकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर इसरो की प्रशंसा की। इस बैठक में इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने भी भाग लिया था। ESA सदस्य राज्यों ने 26 और 27 मार्च को ESA परिषद के 323वें सत्र के लिए पेरिस में मुलाकात की, जिस दौरान इसरो की जमकर तारीफ की गई। साथ ही साथ आप लोग भी इसरो को भविष्य के ऑपरेशंस के लिए, भविष्य की लॉन्चिंग के लिए ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा। अगली खबर बता दें, अमेरिका में TCS पर लगे गंभीर आरोप, हमें निकालकर भारतीयों को दी नौकरी। जी हाँ, भारत की दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS पर अमेरिका में भेदभाव के गंभीर आरोप लगे हैं। TCS के 20 से अधिक कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि कंपनी नस्ल और उम्र के आधार पर गैर कानूनी तरीके से भेदभाव कर रही है। दी वॉल स्ट्रीट जर्नल यानी WSJ ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी। कुल मिलाकर 22 अमेरिकी प्रोफेशनल ने TCS पर आरोप लगाया है कि कंपनी ने उन्हें निकालकर H1B वीजा पर आए भारतीयों को नौकरी पर रखा है। TCS द्वारा निकाले गए व्यक्तियों में कॉकेशियन, एशियाई अमेरिकी और हिस्पैनिक अमेरिकी नस्ल के लोग शामिल हैं, जिनकी उम्र 40 से 60 वर्ष के बीच है। ये लोग अमेरिका के विभिन्न राज्यों से आते हैं। शिकायतों के आधार पर TCS द्वारा नौकरी से निकाले गए कई व्यक्तियों के पास मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या अन्य एडवांस डिग्रियां भी हैं। इन लोगों ने IT फील्ड की दिग्गज भारतीय कंपनी पर उनके भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं, यानी भारतीय कंपनी पर उनके साथ भेदभाव करके कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। इन लोगों का कहना है कि कंपनी भारतीयों को फेवर कर रही है। अगली खबर बता दें, सनी देओल का कटा पत्ता। अमरिंदर की पत्नी हंसराज हंस और आम आदमी पार्टी से आए रिंकू को मिला टिकट। बीजेपी की 8वीं लिस्ट हुई जारी। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर 8वीं लिस्ट जारी कर दिया। बीजेपी ने पंजाब की 6, उड़ीसा की 3 और पश्चिम बंगाल की 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले बात पंजाब की करें तो गुरदासपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने सनी देओल का पत्ता काट दिया है। उनकी जगह दिनेश सिंह बब्बू को टिकट दिया गया है, जबकि अमृतसर सीट से तरणजीत सिंह संधू पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। तो उधर पार्टी ने पटियाला लोकसभा सीट से परनजीत कौर को चुनावी मैदान में उतारा है। बता दें, परनीत कौर कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है। जी हाँ, बीजेपी ने फरीदकोट सीट से हंसराज हंस को चुनावी मैदान में उतारा है। हंसराज हंस मौजूदा समय में उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। साथ ही लुधियाना से रवनीत सिंह बिट्टू, जालंधर से सुशील कुमार रिंकू पर बीजेपी ने दाव लगाया है। साथ ही बीजेपी ने ओडिशा की 3 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम ऐलान किया है, जिसमें जाजपुर सीट पर रविंद्र नारायण बेहरा, कंधमाल से सुकांत कुमार पाणिग्रही और कटक सीट से भरत हरि मेहताब को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं पश्चिम बंगाल की झारग्राम सीट से बीजेपी ने प्रणत टुडू और बीरभूम से देवाशीष धर को टिकट दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं अगली खबर बता दें, अब उन्हें संसद नहीं पहुंचने देंगे। गुंजल के नामांकन पर राजस्थान कांग्रेस ने दी चुनौती। कहा, राहुल गांधी की सदस्यता बिरला ने की थी रद्द, अब उनको संसद नहीं देंगे पहुंचने। जी हाँ, राजस्थान में कोटा बूंदी लोकसभा सीट का चुनाव पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी है। यहाँ प्रहलाद गुंजल और ओम बिरला के बीच कड़ा मुकाबला है। कल शनिवार को गुंजल ने रंधावा और डोटासरा की मौजूदगी में उन्होंने नामांकन दाखिल किया। इसके पहले महाराव उमेंद्र सिंह स्टेडियम से कोटा कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। पूर्व मंत्री अशोक चांदना, शांति धारीवाल, हरिमोहन शर्मा MLA, CL प्रेमी, चेतन पटेल मौजूद रहे। ऐसे में पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने बिरला पर गंभीर आरोप लगाया। कहा कि उन्होंने हमेशा झूठ परोसा है। पहली बार विधायक बने तब MBS अस्पताल में मेडिसिन बैंक खोल दिया। कुछ लोगों को दावा मिला है कि लेकिन वो मेडिसिन बैंक कब कहां गया किसी को पता नहीं है। जवाहर नगर के एक मंदिर में प्रसादम चला दिया, जहां पर गरीबों को भोजन करने की बात कही, लेकिन अब वो कहां चल रहा है ये सामने नहीं आ रहा। तो वहीं दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां TMC के पूर्व राज्यसभा सांसद KD सिंह पर ED का शिकंजा। अलग अलग शहरों से करोड़ों की संपत्ति हुई जब्त। जी हां, प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद कंवरदीप सिंह के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। जांच एजेंसी ने LK मिस्ट ग्रुप की 29 करोड़ 45 लाख रुपए की चल और अचल संपत्ति जब्त की है।
है ये एयरक्राफ्ट बीच किंग एयर C-90A हिमाचल प्रदेश के शिमला, सिरमौर और मध्य प्रदेश के कटनी जिलों में स्थित फ्लैट व जमीन के रूप में है। मालूम हो कि एल्केमिस्ट ग्रुप के ईडी ने एल्केमिस्ट समूह के खिलाफ धन शोषण जांच के तहत टीएमसी को 10 करोड़ 29 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जब्त कर लिया था। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, चिराग पासवान ने वीणा सिंह, शांभवी चौधरी और राजेश वर्मा को लोजपा के संघर्ष का साथी माना, तीनों को दिया टिकट। जी हाँ, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा आर ने बिहार की समस्तीपुर, खगड़िया और वैशाली से शनिवार को लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा की। वैशाली से मौजूदा सांसद वीणा सिंह, समस्तीपुर से जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी की बेटी एवं महावीर मंदिर न्यास के सचिव कुणाल किशोर की बहू शांभवी चौधरी और खगड़िया से भागलपुर के व्यापारी एवं पुराने लोजपा नेता राजेश वर्मा को टिकट मिला है। साथ ही आपको अगली खबर बता दें, टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे लेकिन पूर्णिया सीट नहीं छोड़ेंगे। पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया। बिहार में इंडी अलायंस में सीटों का बंटवारा तो हो गया लेकिन पूर्णिया सीट को लेकर आरजेडी कांग्रेस में अभी तक बात नहीं बनी है। इसमें एक तरफ पप्पू यादव है और दूसरी तरफ आरजेडी है। पप्पू यादव ने ऐलान किया है कि वो इस सीट को नहीं छोड़ेंगे, मतलब साफ है कि वो पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ेंगे। पप्पू यादव ने फैसला किया है कि वो कांग्रेस के सिंबल पर पूर्णिया से मैदान में उतरेंगे और अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो वो निर्दलीय के तौर पर पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। ऐसी खबर है कि 2 अप्रैल को पप्पू यादव पूर्णिया से नामांकन भी दाखिल करेंगे। अगली खबर बता दें, एलपीजी सिलेंडर 1 अप्रैल से 300 रुपए की छूट, करोड़ों लोगों को मिलेगा फायदा। जी हाँ, आगामी 1 अप्रैल से यानी कल से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने वाली है। फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन से ही कई नियमों में बदलाव होने वाले हैं। ऐसा ही एक नियम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़ा हुआ है। दरअसल उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपए की छूट मिलती रहेगी। बता दें कि सब्सिडी की ये छूट 31 मार्च 2024 तक के लिए थी, लेकिन हाल में ही सरकार ने इस राहत को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। ये नए वित्त वर्ष के पहले दिन यानी 1 अप्रैल 2024 से ही लागू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि लाभार्थी वर्ग को 1 साल में 12 रिफिल प्रोवाइड की जाती है। इसके तहत 300 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है। इस तरह सामान्य ग्राहकों के मुकाबले उज्ज्वला लाभार्थियों को सिलेंडर 300 रुपए सस्ता मिलता है। बता दें कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार का कुल खर्च 12,000 करोड़ रुपए होगा। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं अगली खबर बता दें, यात्रियों की हो गई बल्ले बल्ले, अब इस रूट पर चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। बता दें, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा पसंद करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब त्रिपुरा को भी मध्यम दूरी की ये सुपर फास्ट ट्रेन मिलने वाली है। केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे से लेकर पटरियों के विद्युतीकरण का काम कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने धर्मनगर से अगरतला तक मौजूदा रेलवे नेटवर्क के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू कर दिया है। जी हाँ, साथ ही साथ दिल्ली में आंधी तूफान की है बड़ी संभावना। आईएमडी का बड़ा अलर्ट, तेज हवाओं से कूल होगा मौसम। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ घंटों में आंधी तूफान और तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत एनसीआर के अधिकांश इलाकों में भी आंधी और तूफान की संभावनाएं हैं। बहरहाल दोस्तों, आप लोग कहां से इस खबर को देख रहे, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। बहरहाल ऐसे में ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।